तो वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज का सेक्शन है हमारा फीडबैक सेक्शन। आज हम बात करेंगे कि एसएमपीएस का जो फीडबैक सेक्शन होता है वो किस तरह से काम करता है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट लगाए जाते हैं, उस पर आज हम डिटेल में बात करेंगे। और दोस्तों फीडबैक सेक्शन जो है एसएमपीएस के अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि इसी की वजह से ही आपकी जो आउटपुट के वोल्टेज हैं वो रेगुलेट होते हैं। अगर फीडबैक सेक्शन में आपकी कोई खराबी आ जाए तो उसकी वजह से कई प्रॉब्लम्स आती हैं एसएमपीएस के अंदर। इसलिए दोस्तों आज के वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखें ताकि आपको फीडबैक सेक्शन के अंदर में जो भी कंपोनेंट लगे हैं उनके फंक्शन के बारे में समझ में आ जाए। और फिर हम इस सेक्शन के ऊपर में अभी 1 या 2 वीडियो और बनाएंगे ताकि हम पूरा डिटेल में इसको समझेंगे कि कौन से कंपोनेंट कैसे काम करते हैं, और फीडबैक सेक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई कंपोनेंट खराब होता है तो उसकी वजह से एसएमपीएस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। तो ये मुझे लगता है कि 2 या 3 वीडियो टोटल फीडबैक सेक्शन पे बनेंगे, क्योंकि ये थोड़ा डिटेल में समझाने वाला चैप्टर है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों समझते हैं कि एक साधारण भाषा में फीडबैक का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूं, आप दूसरी लोकेशन पे बैठ के मेरे वीडियोस को देखते हैं, आप मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, कमेंट में लिख के मुझे बताते हैं कि आपको क्या अच्छा लगा, आपको क्या अच्छा नहीं लगा, या आप कौन से टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं। वो सब आप जब कमेंट में लिख के मेरे को भेजते हैं तो वो कमेंट्स मेरे पास पहुंचते हैं, आपके लाइक्स डिसलाइक्स सबकी इंफॉर्मेशन मेरे पास पहुंचती है, और उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके मैं अपने जो आगे आने वाले वीडियोस हैं उनमें कुछ चेंजेस करता हूं, ताकि जितना टाइम आप अपना उन वीडियोस को देखने में लगा रहे हैं उसकी वैल्यू आपको मिलनी चाहिए। तो दोस्तों अगर मैं अपनी लोकेशन पे बैठ के वीडियो बना रहा हूं, आप अपनी लोकेशन पे बैठ के वीडियो देख रहे हैं, और बीच में अगर YouTube नहीं हो या कमेंट का सिस्टम नहीं हो तो आप मुझे बता नहीं सकते हैं कि मेरी वीडियो में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। आपके कमेंट्स ही मेरे को बताते हैं कि मेरी वीडियोस अच्छी बन रही हैं, आपको पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो ये जो सिस्टम है इसी को फीडबैक बोलते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई, आपने वो वीडियो देखी और उसको आपने लाइक किया तो मेरे पास फीडबैक आ गया कि हाँ सब बढ़िया है। आपने कोई वीडियो देखी, आपने उसको डिसलाइक किया तो मुझे समझ में आ गया कि नहीं बढ़िया नहीं लगा। आपने कमेंट में लिखा कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, तो मेरे को वहां से एक फीडबैक मिला कि हाँ मैंने नोट कर लिया कि मुझे आगे की जो वीडियोस बनानी है उनके लिए मुझे टॉपिक आपने दे दिए। इसी को दोस्तों फीडबैक कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि हमें एसएमपीएस के अंदर फीडबैक की क्या जरूरत है। तो बहुत सिंपल सा इसका जवाब है दोस्तों कि एसएमपीएस की आउटपुट में जो वोल्टेज बन रहे हैं उनको रेगुलेट कराने के लिए, उनको स्टेबल रखने के लिए फीडबैक नेटवर्क की जरूरत पड़ती है। अब वो क्यों पड़ती है और कैसे पड़ती है ये मैं आगे अभी आपको वीडियोस में सब समझाऊंगा। अब सवाल ये है कि ये फीडबैक सिस्टम जो है ये कैसे काम करता है, उसके लिए मैं आपको एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू सारा समझाता हूं दोस्तों। ये PWM सेक्शन है आपका, ठीक है। यहां पर आपका DC कैपेसिटर लगा हुआ है। यहां से जो पॉजिटिव लाइन है ये सीधा आपकी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में चली गई, और PWM से दूसरी वायर जा रही है स्विचिंग के लिए। तो उससे क्या होगा कि ये प्राइमरी वाइंडिंग में स्विचिंग करवाई जाएगी PWM सेक्शन के द्वारा। अब यहां पर जो है सेकेंडरी कॉइल में उसकी वजह से आउटपुट बनेंगे। तो यहां पर एक डायोड लगा के और एक कैपेसिटर लगा दिया जाता है, और इससे हमें आउटपुट वोल्टेज यहां पर मिल जाते हैं। अब यहां प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आप एसएमपीएस को ऑन करते हो तो जो आपका PWM सेक्शन है वो स्विचिंग स्टार्ट करता है और धीरे धीरे वो अपनी ड्यूटी साइकिल को बढ़ाता जाता है। ड्यूटी साइकिल का मतलब है कि कितना करंट इस कॉइल से फ्लो करेगा एक साइकिल में,
उस टाइम को वो कम ज़्यादा करता है, उसको ड्यूटी साइकिल बोलते हैं। तो वो जैसे जैसे ड्यूटी साइकिल बढ़ाता जाता है वैसे वैसे सेकेंडरी साइड में आपके वोल्टेज बढ़ने लग जाते हैं। अगर आपको यहाँ 12 वोल्ट की सप्लाई चाहिए और ये PWM सेक्शन जो है ये स्विचिंग लगातार कर रहा है, ड्यूटी साइकिल को बढ़ाता जा रहा है, तो वोल्टेज यहाँ धीरे धीरे इंक्रीज होने लग जाएंगे इस कैपेसिटर के अक्रॉस में, क्योंकि यहाँ जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहे हैं वो इस डायोड से फिल्टर होके और कैपेसिटर को चार्ज करेंगे और यहाँ पर वोल्टेज इंक्रीज होते जाएंगे और एक समय आएगा जब 12 वोल्ट भी आ जाएगा। और ये PWM सेक्शन जो है इसको क्योंकि इस साइड का पता ही नहीं है, इसके लिए इस तरफ की जो दुनिया है वो अलग दुनिया है, इसकी दुनिया यहीं तक है। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है सिर्फ उसी को जानता है और उसी को कंट्रोल करता है। उसको ये नहीं पता है कि जो भी स्विचिंग यहाँ हो रही है उसकी वजह से दूसरी दुनिया में कितने वोल्टेज बन रहे हैं, उसकी कोई खबर PWM सेक्शन को नहीं होती है। तो वो लगातार स्विचिंग करता जाता है, जो भी उसकी मैक्सिमम लेवल है स्विचिंग का वहां तक स्विचिंग करता है वो। लेकिन अब क्या है कि यहाँ मान लीजिए 50% ड्यूटी साइकिल पे आपको अगर इधर 12 वोल्ट की पावर मिल रही है, यहाँ वोल्टेज आपके 12 वोल्ट हो गए हैं, लेकिन PWM सेक्शन को नहीं पता है कि उधर वोल्टेज 12 वोल्ट हो गए हैं और उतने ही चाहिए हमें। वो उस ड्यूटी साइकिल को और बढ़ाता जाएगा और आपके वोल्टेज ये 12 वोल्ट से बढ़ के 15 वोल्ट, 18 वोल्ट, 20 वोल्ट तक चले जाएंगे। तो उससे नुकसान क्या होगा दोस्तों कि जो भी डिवाइस इसके आगे आपने जो लोड कनेक्ट किया है जो 12 वोल्ट के लिए बना हुआ है, उसको अगर आप 15 वोल्ट, 18 वोल्ट, 20 वोल्ट देंगे तो वो आपका आगे का सर्किट जो है वो डैमेज हो जाएगा एक्सेस वोल्टेज आने की वजह से। तो इसलिए आउटपुट की वोल्टेज को रेगुलेट कराना बहुत जरूरी होता है ताकि किसी भी वजह से यहाँ वोल्टेज बढ़ने नहीं चाहिए। तो अब इसको किया कैसे जाता है दोस्तों? अब एक सिंपल तरीका है कि यहाँ से जो आउटपुट वोल्टेज आ रहे हैं, यहाँ से एक लाइन अगर हम कनेक्ट कर लें और ये लाइन हम कनेक्ट करके यहाँ से जो PWM कंट्रोलर है हमारा सीधा इसके साथ कनेक्ट कर दें यहाँ से, तो यहाँ जितने वोल्टेज बनेंगे ये वोल्टेज की इंफॉर्मेशन PWM सेक्शन के पास पहुंचती रहेगी और वो उसके हिसाब से अपनी ड्यूटी साइकिल को चेंज करके आउटपुट को रेगुलेट करता रहेगा। लेकिन दोस्तों इसमें एक कमी है। कमी क्या है कि जो ट्रांसफार्मर की एक साइड होती है प्राइमरी साइड, उस साइड को बोला जाता है हॉट साइड, और जो ये साइड है सेकेंडरी साइड, इस साइड को बोला जाता है कोल्ड साइड। हॉट साइड के अंदर में वोल्टेज आपके लाइव वोल्टेज होते हैं, मेंस के बहुत हाई वोल्टेज होते हैं वहां पर। यहाँ पर आपने पीछे की वीडियोस में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 300 से लेके 350 वोल्ट तक वोल्टेज इस हॉट साइड पे रहते हैं। लेकिन जो दूसरी साइड है कोल्ड साइड, यहाँ पर लो वोल्टेज होते हैं। यहाँ आपको 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 20 वोल्ट, 24 वोल्ट इतने वोल्ट तक ही मिलेंगे, लेकिन इस साइड पे वोल्टेज 350 वोल्ट तक चले जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों सेफ्टी के लिए कि आगे का सर्किट भी सेफ रहे हमारा और हम खुद भी सेफ रहें, हमें कोई इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, इसलिए ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड को आइसोलेट किया जाता है। आइसोलेट का मतलब है कि इस साइड को इस साइड से अलग रखा जाता है, इसके बीच में इस तरह से कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बनाया जाता है। वो डायरेक्ट कनेक्शन ना बनाने का कारण क्या है दोस्तों कि कभी गलती से अगर इस आईसी के अंदर में कुछ प्रॉब्लम आ गई, इसका मॉसफेट शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ भी दिक्कत हो गई, तो जो लाइव जो यहाँ से डीसी कैपेसिटर से जो 300 से 350 वोल्ट आ रहे हैं वो गलती से भी इस लाइन में आ गए तो ये आपकी आउटपुट लाइन में पहुंच जाएंगे 350 वोल्ट, और जिससे आपके आगे का जो सर्किट कनेक्टेड है जो लो वोल्टेज पे चलने वाला है वो तो खराब होगा ही होगा, लेकिन उसकी वजह से आपको भी शॉक लग सकता है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमें इसके बीच में एक आइसोलेशन रखना बहुत जरूरी है ताकि इस तरफ के वोल्टेज किसी भी सूरत में इस साइड पर ना पहुंच सके। तो अब उसको कैसे अचीव किया जाता है इसके अंदर में, उसके लिए दोस्तों एक डिवाइस आती है जिसको बोलते हैं ऑप्टो कपलर। तो यहां पर एक ऑप्टो कपलर लगाया जाता है, इसके अंदर में यहां एक एलईडी लगी होती है
ये IR LED होती है, इंफ्रारेड LED। और दूसरी तरफ में यहाँ पर एक लगा दिया जाता है फोटो ट्रांजिस्टर। और इसके बीच में दोस्तों कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। ये वायर इससे यहाँ से इस तरफ कोई वायर नहीं जाती है, ये लाइट से कम्युनिकेट करता है। ये अंदर जो LED लगी हुई है, जब हम इस LED को सिग्नल देते हैं तो ये LED जो है ऑन हो जाती है और इसकी लाइट की वजह से ये ट्रांजिस्टर ऑन होता है। इनके बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है। तो जब इनके बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है तो हम जो चीज़ अचीव करना चाहते थे कि प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड के बीच में एक आइसोलेशन होनी चाहिए, यानी कि प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड जो है वो दोनों अलग अलग रहने चाहिए। तो इस ऑप्टो कपलर को लगाने से हमें वो कंडीशन मिल जाती है कि जिसमें हमें दोनों साइडों को अलग अलग रखने की ऑप्शन मिल जाती है। अब ये ऑप्टो कपलर लगाने के बाद में क्या किया जाता है दोस्तों कि इसकी जो ये एक लेग है इसको यहाँ से कर दिया जाता है ग्राउंड। ये ग्राउंड इस तरफ का ग्राउंड होता है, इसको बोलते हैं हॉट ग्राउंड। ये हॉट ग्राउंड जो है यहाँ पर कनेक्ट कर दिया जाता है। और जो दूसरी साइड है ये इस PWM साइड पे कनेक्ट कर दी जाती है, यानी कि यहाँ जो PWM IC लगा है उसकी फीडबैक पिन पे ये सिग्नल दिया जाता है। तो जब भी हम इस तरफ से सिग्नल देंगे तो ये ट्रांजिस्टर जो है ये सैचुरेट हो जाएगा, यानी कि ऑन हो जाएगा। तो ऑन होने पर ये क्या करेगा कि ये जो ग्राउंड लाइन आ रही है इसको कनेक्ट कर देगा फीडबैक लाइन से। और जब IC को फीडबैक लाइन पे ग्राउंड सिग्नल मिलेगा तो उस सिग्नल के बेसिस पे वो IC अपनी ड्यूटी साइकिल को कम या ज़्यादा करके इस तरफ की जो आउटपुट है उसको रेगुलेट करने की कोशिश करेगा। अब इधर से आगे से क्या किया जाता है दोस्तों कि यहाँ पर जो ये LED है, अब ये ट्रांजिस्टर को कैसे हम ऑन या ऑफ करेंगे उसके लिए ये LED लगी है यहाँ पे। तो हमें जब भी इधर से कुछ भी चेंजेस करवाने हैं वोल्टेज के अंदर, हमें ये LED को ऑन या ऑफ करना है। तो बस इतना सा हमारा काम है कि हमें बस किसी तरीके से ये LED को ऑन करवा देना है जब हमारे वोल्टेज पूरे हो जाएं यहाँ पर। तो ये LED अगर हमने ऑन करा दी तो बाकी का काम ये जो PWM कंट्रोलर IC है ये कर लेगी। ये स्मार्ट IC होती है, तो यहाँ से जो सिग्नल आ रहा है ये उसको इंटरप्रेट करके उसके हिसाब से अपना ड्यूटी साइकिल को चेंज करती है और वोल्टेज को रेगुलेट कराती है। अब हमारे सामने चैलेंज क्या है कि हमें इस LED को कब ऑन करना है और कब ऑफ करना है। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, इस LED को जब भी यहाँ वोल्टेज जितने भी हमें चाहिए, अगर हमें यहाँ 12 वोल्ट चाहिए तो हमें कुछ ऐसा यहाँ सिस्टम बनाना है कि 12 वोल्ट जैसे ही यहाँ कंप्लीट हो ये LED ऑन हो जानी चाहिए। और LED ऑन हो जाएगी तो वो PWM IC को सिग्नल दे देगी और PWM IC उसके हिसाब से अपनी ड्यूटी साइकिल को कम या ज़्यादा करेगा और वोल्टेज रेगुलेट हो जाएंगे। अब दोस्तों हमारे सामने चैलेंज ये है कि जब हमारे यहाँ वोल्टेज पूरे हो जाते हैं जितने हमें चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या सिस्टम लगाएं कि उस समय ये LED ऑन हो जाए। तो उसके लिए अलग अलग जो डिज़ाइनर होते हैं, सर्किट डिज़ाइनर, वो अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं। एक तो सबसे सिंपल तरीका क्या है कि यहाँ से जो वोल्टेज आ रहे हैं यहाँ पर एक डायोड लगा दिया जाता है दोस्तों, जीनर डायोड। यहाँ एक जीनर डायोड लगा दिया और इस जीनर डायोड के बाद में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दी जाती है और दूसरी साइड से इस रेजिस्टेंस को ग्राउंड कर दिया जाता है। ये वाली साइड का जो ग्राउंड है इसको कोल्ड ग्राउंड बोलते हैं। ये इस तरफ का हॉट ग्राउंड है, इस तरफ कोल्ड ग्राउंड है। दोनों ग्राउंड्स को अलग अलग रखा जाता है क्योंकि ग्राउंड की जो लाइन है इसके थ्रू भी यहाँ पर वोल्टेज हाई पहुँच सकते हैं। तो इसलिए इन दोनों ग्राउंड्स को भी आइसोलेट रखा जाता है, अलग अलग रखा जाता है। तो अब अगर हमें यहाँ 12 वोल्ट चाहिए हैं, ठीक है ना, तो ये जो LED इसके अंदर लगी है ये 0.8 वोल्ट इसको चाहिए कम से कम, तब ये ऑन होती है। तो इसको अगर 0.8 वोल्ट चाहिए तो यहाँ पर क्या करते हैं कि जीनर जो है वो 11.2 वोल्ट का जीनर यहाँ लगा दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि वोल्टेज जब तक 11.2 वोल्ट के नीचे रहेगी तब तक ये जीनर जो है इस वोल्टेज को यहाँ ब्लॉक करेगा, यहाँ पास नहीं होने देगा। जैसे ही वोल्टेज 11.2 से ऊपर जाएगी, यानी कि 11.3 वोल्ट हुई,
तो 11.2 वोल्ट तो यहीं पे ही ब्लॉक कर देगा जीनर और 0.1 वोल्ट को आगे पास कर देगा इस रेजिस्टेंस पे। और हम क्या करते हैं कि ये जो एलईडी लगाई हुई है हमने इधर, इसको हम एक तरफ से कर देते हैं ग्राउंड और एक तरफ से इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में लगा देते हैं। यानी कि एलईडी जो है, एलईडी की एक वायर इस रेजिस्टेंस पे लग गई इस तरफ और दूसरी जो है वो रेजिस्टेंस के दूसरी तरफ यानी कि ग्राउंड पे लगा दी गई। अब हो क्या रहा है कि जैसे 11.3 वोल्ट हुए तो 11.2 तो यहीं पे ब्लॉक हो गए और 0.1 वोल्ट यहाँ आ गया। तो ये 0.1 वोल्ट जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस में आए हैं वही वोल्टेज आपकी एलईडी को मिल रहे हैं। लेकिन एलईडी को कितने चाहिए? 0.8 वोल्ट, तो वो चलेगी नहीं। अब PWM IC जो है इधर से अपनी ड्यूटी साइकिल को बढ़ाती जा रही है और इधर वोल्टेज आपके इंक्रीज होते जा रहे हैं। यहाँ पे जो 11.3 वोल्ट आए थे अब वो 11.4 हो जाएंगे, फिर 5 होंगे, 6 होंगे, 7। इस तरह जब ये वोल्टेज यहाँ पर 12 वोल्ट पे पहुंचेंगे तो 11.2 वोल्ट तो ये डायोड आपका ब्लॉक कर देगा और 12 वोल्ट में से 11.2 वोल्ट अगर आप घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपके बचेंगे 0.8 वोल्ट। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जैसे ही 0.8 वोल्ट आएंगे, उस 0.8 वोल्ट से ये एलईडी आपकी ऑन हो जाएगी, क्योंकि ये एलईडी इसी रेजिस्टेंस के दोनों तरफ लगी है। तो अगर रेजिस्टेंस के दोनों तरफ वोल्टेज 0.8 वोल्ट होंगे तो इस एलईडी को भी वही सेम वोल्टेज मिलेंगे और जैसे ही इस पे 0.8 वोल्ट आएगा ये एलईडी आपकी ऑन हो जाएगी। और ऑन जैसे ही होगी तो ये जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है आगे ये कंडक्ट करने लगेगा। तो जब ये कंडक्ट करेगा तो ये इस तरफ की जो ग्राउंड लाइन है इसको ये पास कर देगा फीडबैक लाइन पे और आईसी के पास में ये ग्राउंड लाइन का सिग्नल पहुंच जाएगा और उसको पता चल जाएगा कि ये सेकेंडरी साइड के जो वोल्टेज हैं वो जितने चाहिए थे उतने बन चुके हैं। तो क्या करेगा आईसी की अपनी जो ड्यूटी साइकिल है उसको वहीं पे ही रोक लेगा। यानी कि मान लीजिए वहां पर अभी वो 72% उसकी ड्यूटी साइकिल पे काम कर रहा था, तो जैसे ही सिग्नल आया तो ड्यूटी साइकिल इसी पे ही वो रोक देगा। अब ना ड्यूटी साइकिल बढ़ेगी ना घटेगी और इसी तरह से आउटपुट के जो वोल्टेज हैं वो भी रेगुलेट हो जाएंगे, वो भी घटने बढ़ने बंद हो जाएंगे वहीं पे और ये एलईडी आपकी ऑन रहेगी। अब क्या होगा दोस्तों, अभी तक आपने लोड कनेक्ट नहीं किया, तो जैसे ही आप इस पे लोड कनेक्ट करेंगे तो लोड की वजह से क्या होता है कि वोल्टेज ड्रॉप होता है थोड़ा सा। तो मानते हैं कि आपने जैसे ही आपने लोड कनेक्ट किया ये 12 वोल्ट जो आउटपुट है हमारी वो ड्रॉप होके हो गई 11.5। तो जैसे ही 11.5 वोल्ट हुई तो यहाँ जो 0.8 वोल्ट मिल रहे थे वो तो 0.3 वोल्ट रह गए, क्योंकि ये तो फिक्स अपना 11.2 वोल्ट ही रखेगा। उसके ऊपर जो वोल्टेज आएंगे वो ही यहाँ आगे आएंगे। तो जैसे ही ये 12 वोल्ट वाली जो आउटपुट है वो अगर 11.5 हो गई तो 11.2 यहाँ पर रुक जाएंगे और 0.3 वोल्ट यहाँ आएंगे। तो ये जो पहले जो एलईडी जल रही थी 0.8 वोल्ट पे वो 0.3 वोल्ट होते ही ऑफ हो जाएगी और जैसे ये ऑफ होगी ये जो ग्राउंड लाइन का सिग्नल जो जा रहा था फीडबैक लाइन पे ये बंद हो जाएगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर जो है वो कंडक्ट करना बंद कर देगा, फीडबैक सिग्नल बंद हो जाएगा। जैसे ही फीडबैक सिग्नल बंद होगा तो जो PWM कंट्रोलर है जो 72% पे अपनी ड्यूटी साइकिल रोक के रखा था वो अब इसको ड्यूटी साइकिल को बढ़ाने लग जाएगा। 73, 74, 75 इस तरह से ड्यूटी साइकिल बढ़ने लग जाएगी और उसकी वजह से प्राइमरी में ज़्यादा करंट पास करने लगेगा, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और सेकेंडरी में भी वोल्टेज बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो ये जो वोल्टेज 11.5 आ गए थे ये वापस से 12 वोल्ट की तरफ चलेंगे और जैसे ही 12 वोल्ट होंगे ये एलईडी फिर ऑन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ फिर 0.8 वोल्ट आ जाएंगे। तो इसके ऑन होते ही ये फिर से ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा और फीडबैक सिग्नल आ जाएगा। उस समय अगर आपका जो PWM कंट्रोलर है अगर वो 76% ड्यूटी साइकिल पे पहुंच गया है तो अब ये 76% पे इसको रोक लेगा। अब ये 76% पे ही ड्यूटी साइकिल को रोक देगा और फिर से आपके वोल्टेज लोड के ऊपर भी स्टेबल हो जाएंगे और वापस आपको 12 वोल्ट ही मिलने लगेंगे। अब अगर आपने वो लोड को डिस्कनेक्ट कर दिया
तो जैसे ही आप लोड डिस्कनेक्ट करेंगे यहाँ वोल्टेज इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि पहले 0.5 वोल्ट आपके लोड लगाने की वजह से कम हो गए थे। तो जैसे ही आप लोड हटाएंगे, 12 वोल्ट है तो वो 12.5 वोल्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही 12.5 वोल्ट होंगे तो क्या होगा दोस्तों कि यहां पर वोल्टेज 1.3 वोल्ट पहुंच जाएंगे। तो 1.3 वोल्ट पहुंचने से क्या होगा कि ये जो एलईडी है इसकी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, क्योंकि ज्यादा वोल्टेज मिलेंगे तो ज्यादा ब्राइटनेस से वो ग्लो करने लगेगी। और ब्राइटनेस ज्यादा बढ़ने की वजह से ये जो अंदर ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ये और ज्यादा सैचुरेट हो जाएगा और ज्यादा कंडक्ट करने लगेगा, यानी कि इस ट्रांजिस्टर की रेजिस्टेंस जो है और कम हो जाएगी। इस ट्रांजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो इस एलईडी की लाइट के हिसाब से कम ज्यादा होती है। अगर लाइट कम होगी तो इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, जैसे जैसे लाइट बढ़ती जाएगी ये रेजिस्टेंस कम होती जाएगी, और जैसे जैसे रेजिस्टेंस कम होगी वैसे वैसे ये ग्राउंड सिग्नल यहाँ ज्यादा पहुंचेगा और पीडब्ल्यूएम आईसी उसको सेंस करके उसके हिसाब से ड्यूटी साइकिल को एडजस्ट कर लेती है। तो जैसे ही यहाँ वोल्टेज 1.3 वोल्ट पहुंचेंगे तो ब्राइटनेस बढ़ेगी, ब्राइटनेस बढ़ने से इसकी रेजिस्टेंस कम होगी, ग्राउंड सिग्नल और ज़्यादा अच्छे से पास होगा, यहाँ पर करंट ज़्यादा फ्लो होगा और पीडब्ल्यूएम आईसी को पता चल जाएगा कि वोल्टेज एक्सेस हो गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं, तो वो वापस 76% से ड्यूटी साइकिल को नीचे लाना शुरू कर देगी और फिर 72% पे पहुंचेगी। तो तब तक यहाँ 12 वोल्ट हो जाएंगे और फिर से ये इसकी ब्राइटनेस कम हो चुकी होगी और ये फिर से 12 वोल्ट पे फ्रीज कर जाएगा। और इस तरह से दोस्तों ये आउटपुट की वोल्टेज को मॉनिटर किया जाता है और वहां से फीडबैक पीडब्ल्यूएम को भेजा जाता है, ताकि पीडब्ल्यूएम जो आईसी है उसका हालांकि कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है सेकेंडरी से, लेकिन फिर भी सेकेंडरी में क्या हो रहा है उसको यहाँ पर ये एक गार्ड बिठा दिया गया है जो सेकेंडरी को मॉनिटर करता रहता है आउटपुट वोल्टेज को, और वहां जो भी कम ज्यादा हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन इस तरफ से पीडब्ल्यूएम सेक्शन को भेजता रहता है और पीडब्ल्यूएम सेक्शन उसके हिसाब से अपनी ड्यूटी साइकिल को एडजस्ट करता है और एडजस्ट करके आउटपुट को रेगुलेट करा देता है। अब इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि ये जो ऑप्टो कपलर है ये एक ट्रैफिक लाइट की तरह भी काम करता है। ट्रैफिक लाइट सिग्नल में क्या होता है दोस्तों, उसमें 3 लाइट लगी होती हैं, एक रेड लगी है, एक येलो लाइट होती है और एक ग्रीन लाइट होती है। तो उसी तरह से ये अपनी ब्राइटनेस को कम ज्यादा करके ये तीनों मोड को चेंज करता रहता है कि जैसे ही यहाँ वोल्टेज पूरे होते हैं ये अपनी लाइट इसकी ऑन हो जाती है तो आपकी रेड लाइट जल जाती है। वो रेड लाइट इस पीडब्ल्यूएम को सिग्नल देती है रुकने के लिए, तो वो स्टॉप हो जाता है। जो उसकी ड्यूटी साइकिल जो वो बढ़ा रहा होता है उसको वो वहीं पे स्टॉप कर लेता है और उससे वोल्टेज आपके घटने या बढ़ने बंद हो जाते हैं। अब जब आउटपुट वोल्टेज में कुछ वेरिएशन आता है, आपने लोड लगाया या लोड को आपने हटाया, उस केस में क्या होता है कि वोल्टेज कम या ज़्यादा हो जाते हैं। तो उस केस में यहाँ पर जो ब्राइटनेस है वो भी कम ज़्यादा होती है उसी के हिसाब से। तो उस समय वो ये येलो लाइट जलाता है जिसमें कि वोल्टेज को घटाना है कि बढ़ाना है, वो यहाँ पर पीडब्ल्यूएम सेक्शन को सिग्नल जाता है। तो उसके हिसाब से पीडब्ल्यूएम सेक्शन अपना काम करता है। और अगर वोल्टेज जितने हमें चाहिए उतने अभी आए ही नहीं, जैसे ही आपने एसएमपीएस ऑन की तो ऑन करते ही वोल्टेज तो आए नहीं, ये ऑफ है, तो उसका मतलब है कि उस समय वो उसकी ग्रीन लाइट चालू है और ग्रीन लाइट का मतलब क्या होता है, गो। तो वो पीडब्ल्यूएम सेक्शन को गो का सिग्नल उसने दे रखा है कि आप जो ड्यूटी साइकिल है उसको बढ़ाते जाओ, अभी वोल्टेज जितने चाहिए उतने पूरे मिले नहीं हैं, जब वोल्टेज पूरे हो जाएंगे तब मैं आपको यहाँ से सिग्नल दे दूंगा, तब आप अपनी ड्यूटी साइकिल जो है उसको वहाँ पर फ्रीज कर देना और वोल्टेज जो है रेगुलेट हो जाएंगे। तो ये सारा सिस्टम होता है दोस्तों। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, आपको आजकल जो एसएमपीएस है उसमें अगर आप सर्किट में देखने जाएंगे तो आपको सर्किट में दिखेगा कि इस तरह से जीनर डायोड, बहुत जो छोटे वाले जो एसएमपीएस होते हैं मोबाइल चार्जर, जो बेसिक मोबाइल चार्जर होते हैं, उनके अंदर आपको इस तरह से जीनर लगा के और ये इस तरीके से फीडबैक दिया होगा। लेकिन जीनर वाला जो तरीका है वो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब भी आपको अलग अलग वोल्टेज चाहिए तो आपको जितने वोल्ट चाहिए उसके हिसाब से आपको अलग अलग वैल्यू चाहिए यहाँ पर जीनर की,
और हर वोल्ट में अब जीनर अवेलेबल नहीं होते हैं। अब मान लीजिए कोई आदमी बोलता है कि मेरे को यहाँ पर 8 वोल्ट चाहिए, 8 वोल्ट चाहिए मुझे। अगर 8 वोल्ट चाहिए और 0.8 वोल्ट यहाँ चाहिए तो आपको 7.2 वोल्ट का जीनर चाहिए। अब मान लीजिए कि कोई ऐसी वोल्टेज है जिसकी कैलकुलेशन करने के बाद जो वोल्टेज आ रही है उस वोल्टेज का जीनर ही अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो आप फिर इसको कैसे मैनेज करोगे? तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए दोस्तों नई तरह का जीनर एक इसमें यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं प्रिसीजन रेफरेंस वोल्टेज जीनर। तो इस जीनर इसी टाइप का ही होता है वो, लेकिन उसके अंदर यहां पर एक रेफरेंस पिन और दे रखी होती है। उस रेफरेंस पिन का क्या काम होता है कि इस रेफरेंस पिन के ऊपर में आपको 2.5 वोल्ट की वोल्टेज देनी है। जब भी इसको 2.5 वोल्ट यहां मिल जाएंगे तो ये जीनर जो है वो कंडक्ट कर देगा और पावर आपकी एलईडी को मिल जाएगी। अब इसको मैं यहां नीचे आपको एक बार समझा देता हूं कि जैसे ये आपका ऑप्टो कपलर है और ये आपके ऑप्टो कपलर की एलईडी हो गई। अब होता क्या है कि जो ऊपर से जो पॉजिटिव वोल्टेज आ रहे हैं यहां एक रेजिस्टेंस लगा दी जाती है 220 ओम या 500 ओम के आसपास। ये पॉजिटिव वोल्टेज से कनेक्ट होते हैं, यानी कि इस पॉइंट से, ये पॉइंट से यहां पर आपको एक रेजिस्टेंस लगा के वो एलईडी में कनेक्ट कर दी। और एलईडी की जो दूसरी साइड है, ये वाली साइड, इसको क्या किया जाता है, यहां पर वो वाला जो जीनर डायोड है, रेफरेंस वोल्टेज वाला, इसका नंबर होता है दोस्तों TL431। तो ये जो जीनर डायोड है इसको एक तरफ से जो है ग्राउंड कर दिया जाता है ये वाले ग्राउंड के साथ, और जो इसकी आउटपुट वाली लाइन है इसको यहां से एलईडी के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है ऐसे। अब पॉजिटिव ऊपर से आ रही है एलईडी को, पर एलईडी ऑन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसको ग्राउंड का सिग्नल नहीं मिल रहा है नीचे से। ग्राउंड लाइन जब तक नहीं मिलेगी करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो नहीं करेगा तो एलईडी आपकी ऑन नहीं होगी। तो अब करंट फ्लो कब होगा यहाँ पर? वो तब फ्लो होगा जब जीनर की ये जो तीसरी लेग है, इसमें 3 लेग होती हैं, तो ये जो तीसरी लेग है इस लेग के ऊपर आप जब तक आप 2.5 वोल्ट नहीं देंगे तब तक ये करंट पास नहीं होने देगा। तो अब आपको कोई भी वोल्टेज अगर आपको चाहिए तो सिंपली आपको क्या करना होता है कि यहां पर एक रजिस्टर नेटवर्क बना के ये डिवाइडर नेटवर्क एक बना देते हैं रेजिस्टेंस का यहां पर, और एक साइड इसकी ग्राउंड कर दी और दूसरी साइड को इसकी प्लस साइड से जोड़ देते हैं वहीं से ऊपर से। और इन रजिस्टर की वैल्यू आपको इस तरह से सेट करनी होती है, ये R1 हो गई, ये R2 हो गई। तो इन रजिस्टर की जो वैल्यू है ये आपको इस तरह से सेट करनी है कि आपको इसके सेंटर पॉइंट पे, अगर आपको आउटपुट पे 12 वोल्ट चाहिए तो अगर आप यहां जब भी 12 वोल्ट आएंगे तो इस पॉइंट के ऊपर आपको 2.5 वोल्ट मिलने चाहिए। उसके लिए आपको ये रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करके लगाना होता है कि कितने वोल्टेज किस रेजिस्टेंस पे ड्रॉप होंगे, ताकि हमें ये जो नीचे वाली रेजिस्टेंस है ये वाली, इसके अक्रॉस में 2.5 वोल्ट ही मिलने चाहिए। तो जैसे ही यहाँ 2.5 वोल्ट मिलेंगे वो 2.5 वोल्ट इस जीनर को मिलेंगे। ये जीनर जो है कंडक्ट कर जाएगा और ये जो ग्राउंड लाइन है ये सीधा एलईडी के साथ कनेक्ट कर देगा और आपकी एलईडी जो है वो ग्लो करने लगेगी। और आगे का प्रोसेस वही है जो आपको पहले मैंने बता दिया। तो अब जो SMPS होते हैं उनके अंदर आपको सबसे ज़्यादा ये TL431 देखने को मिलेगा। इसी के थ्रू इसको एडजस्ट कराया जाता है दोस्तों। और ये जो TL431 है ये 0 वोल्ट से लेके 40 वोल्ट तक काम करता है, यानी कि ये एडजस्टेबल जीनर है। जैसे ये वाला जीनर था कि 11.2 वोल्ट ही ये ड्रॉप करेगा, आप ऊपर से 40 वोल्ट दे दो ये 11.2 वोल्ट ही ड्रॉप करेगा, बाकी सब इधर भेज देगा। लेकिन इतने वोल्ट अगर इधर आ गए उसके बाद तो ये एलईडी खराब हो जाएगी हमारी। लेकिन ये जो जीनर है इसकी कोई फिक्स वोल्टेज नहीं है, ड्रॉप वोल्टेज। ये 0 से लेके 40 वोल्ट के बीच में काम करता है। 40 वोल्ट से ज़्यादा नहीं आने चाहिए, 40 के नीचे कितनी भी वोल्टेज आएगी ये ड्रॉप कर देगा उसको अपने ऊपर और एलईडी को ऑन करा देगा।
और जिससे आपका फीडबैक सेक्शन जो है वो काम करने लग जाएगा। तो ये तरीका है आजकल फीडबैक देने का। ये मैं आपको एक बार सर्किट में दिखाता हूँ। ये वाला सर्किट आपको याद होगा, हमने पिछले वीडियो में देखा था, जिसमें PWM सेक्शन के कंपोनेंट निकाल के हमने चेक किया था कि किस कंपोनेंट से क्या फॉल्ट आता है। इसमें आप देखेंगे दोस्तों तो ये यहाँ पर फीडबैक सेक्शन लगा हुआ है इसका। ये देखिए, ये फीडबैक सेक्शन है ये वाला पूरा। ये आपको ऑप्टो कपलर दिख रहा है यहाँ पर, ये लगा हुआ है। मैं आपको पास से दिखाता हूँ। इसका नंबर देखिए PC817C। तो ये ऑप्टो कपलर है आपका, और ये जो डॉट वाली साइड है इसकी, ये पिन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 नंबर पिन है। इस तरफ ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर पिन है। तो ये जो हमने बनाया था इसकी ये पिन नंबर 1 है यहाँ पर, और ये पिन नंबर 2 है, और इस तरफ पिन नंबर 3 और इस तरफ पिन नंबर 4 होती है इसकी। ये जो आपको ट्रांजिस्टर जैसा दिख रहा है पार्ट, ये एक्चुअल में ट्रांजिस्टर नहीं है दोस्तों। ये देखिए, ये 431 TL431 आपको दिख रहा होगा। ये वो एडजस्टेबल जीनर डायोड है, लेकिन ये दिखने में ट्रांजिस्टर जैसा लगता है। 2 रेजिस्टेंस लगा के यहाँ पर एक वोल्टेज डिवाइडर बनाया है। इसकी वजह से यहाँ 1 नंबर पिन पे 2.5 वोल्ट इसको रेफरेंस वोल्टेज मिलती है। 2 नंबर पिन जो है ये इसकी ग्राउंड होती है, और 3 नंबर पिन से इसको आउटपुट लेके, और ये इसकी ऑप्टो कपलर जो है इसकी ये इस पिन पे आता है 2 नंबर पिन पे, जो कि LED की कैथोड पिन है। और दूसरी जो LED की एनोड पिन है वो एक ये रेजिस्टेंस लगाई हुई है यहाँ पर, और एक रेजिस्टेंस लगा के और उसको पॉजिटिव वोल्टेज से कनेक्ट कर रखा है। तो इस तरीके से दोस्तों ये काम करता है फीडबैक सेक्शन आपका। तो इस वीडियो को दोस्तों इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो रेजिस्टेंस नेटवर्क यहाँ लगाया जाता है, इन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, कि कौन सी रेजिस्टेंस यहाँ लगेंगी, जिससे हमें जो TL431 जो एडजस्टेबल जीनर डायोड है इसकी रेफरेंस पिन पे हमें 2.5 वोल्ट मिले, जब हमारी आउटपुट वोल्टेज जितनी हमें चाहिए उतनी हो जाए। तो अगले वीडियो में हम ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं रेजिस्टेंस की, ये सीखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको फीडबैक सेक्शन का जो मैंने बेसिक जो समझाया है कि वो किस तरह से काम करता है, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो दोस्तों तो आप नीचे कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको जरूर लाइक करें दोस्तों। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो है वो और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। थोड़ा सा मैथ्स होगा अगले वीडियो में, लेकिन बहुत बेसिक लेवल का है। आपको आसानी से मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय फ्रेंड्स।